तो आज हम लोग अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे। देखिए, इससे पहले वाले अध्याय में हमने पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप मौजूद हैं। इन 7 महाद्वीपों में क्षेत्रफल के आधार पर एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप है। एक क्षेत्रफल के आधार पर अफ्रीका महाद्वीप जो है सेकंड नंबर पर आता है। पृथ्वी के संपूर्ण स्थल क्षेत्र का लगभग 20% अफ्रीका में है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप जो है पठारों का महाद्वीप है, क्योंकि यहाँ पर पठारों की अधिकता अधिक है, इसलिए इसे पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में घने वन, विस्तृत घास के मैदान और विशाल मरुस्थल भी यहाँ पर फैले हुए हैं। सभी महाद्वीपों में अफ्रीका महाद्वीप जो है सबसे अधिक उष्ण है। जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप में तीनों रेखाएं जा रही हैं। ये कर्क वृत्त जा रहा है, इधर आपका विषुवत वृत्त यानी विषुवत रेखा जा रही है और नीचे मकर रेखा जा रही है। तो अफ्रीका महाद्वीप पृथ्वी का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में है और तीनों ही रेखाएं यहाँ से जा रही हैं। इस वजह से अफ्रीका महाद्वीप जो है सभी महाद्वीपों में सबसे अधिक उष्ण है, यानी यह उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंधों में स्थित है। अफ्रीका की फसलों की बात करें तो ज्वार, बाजरा, गेहूं, कैसावा, कपास, मूंगफली, कोको और विभिन्न प्रकार के फल और कुछ मसाले जैसे कि लौंग अफ्रीका की मुख्य फसलें हैं। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से भूमध्य सागर द्वारा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में पड़ता है भूमध्य सागर और भूमध्य सागर के उत्तर में पड़ता है क्या, यूरोप पड़ता है। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है यूरोप से भूमध्य सागर द्वारा और एशिया से अरब सागर द्वारा अलग होता है। देखिए, इस साइड में पड़ता है अरब सागर, ठीक है, और ये जो सागर आप देख पा रहे हैं बीच में, इसे बोलते हैं लाल सागर। तो लाल सागर जो है ये अरब सागर का ही पार्ट है। तो अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से जो है भूमध्य सागर द्वारा और एशिया से लाल सागर और अरब सागर द्वारा अलग होता है। यह 3 स्थानों पर यूरेशिया महाद्वीप के बहुत निकट आता है। वो 3 स्थान कौन कौन से हैं? एक तो उत्तर पश्चिम में पड़ती है जिब्राल्टर जल संधि। देखिए, जिब्राल्टर जल संधि पड़ती है यहाँ पर पड़ती है आपकी जिब्राल्टर जल संधि, और जिब्राल्टर जल संधि के जरिए यह अफ्रीका महाद्वीप जो है यूरोप महाद्वीप के निकट आता है। इसके अलावा उत्तर पूर्व में पड़ती है स्वेज नहर, यानी उत्तर पूर्व में आपकी स्वेज नहर स्थित है। इस साइड में यहाँ पर स्वेज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर को जो है 1869 में चालू की गई है। तो उत्तर पूर्व में स्वेज नहर है, इसके जरिए ये इस्सा संधि से जुड़ा हुआ है। पूर्व में पड़ती है बाब एल मंदिर जल संधि। देखिए, बाब एल मंदिर जल संधि जो है ये लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है। तो इधर पड़ती है आपकी बाब एल मंदिर जल संधि। तो इन 3 स्थानों पर अफ्रीका महाद्वीप यूरेशिया महाद्वीप के बहुत निकट आता है। यहाँ पे बताया गया है कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप के कई देशों ने संसार के अनेक भागों को जीता और वहां पर अपना शासन स्थापित कर लिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूरोपीय शक्तियों ने न केवल एशिया महाद्वीप के देशों को जीता है बल्कि अफ्रीका महाद्वीप के विशाल भूभाग को भी जीता है और यहाँ के बहुत सारे देशों को अपना गुलाम बनाया है। अफ्रीका महाद्वीप के बहुत सारे देशों को जीतकर यूरोप की शक्तियों ने यहाँ के संसाधनों का दोहन किया। तो आप इस वजह से देखेंगे कि यहाँ के लोगों के लिए जो संसाधन है वो अल्प मात्रा में बचे हैं। यही कारण है कि यहाँ का विकास भी, अफ्रीका का विकास उतना नहीं हो पाया जितना कि अन्य देशों का, अन्य महाद्वीपों का हुआ है, क्योंकि यहाँ के संसाधनों को अधिकाधिक यूरोपीय शक्तियों ने यहाँ के संसाधनों का दोहन कर लिया, जिससे कि यहाँ के लोगों को उतना अवसर नहीं मिल पाया। आगे यहाँ पर कुछ चीजें और बताई गई हैं। जैसे बताया गया है कि अफ्रीका का जो पठार है दक्षिण और पूर्व में अपेक्षाकृत ऊंचा है। देखिए, ये रहा आपका अफ्रीका का दक्षिण वाला पार्ट और ये रहा पूर्व वाला पार्ट। अगर हम भारत के प्रायद्वीपीय पठार से इसका कंपेयर करें, भारत का प्रायद्वीपीय पठार यहाँ मैं मैप में बना दे रहा हूँ, तो हमने भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ा था कि प्रायद्वीपीय पठार जो है पश्चिम में अपेक्षाकृत ऊंचा है और पूर्व में अपेक्षाकृत नीचा है। इसी वजह से देखेंगे भारत के प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, अधिकांश नदियां जो है पश्चिम से निकलती हैं और पूर्व में होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं, जबकि यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर अफ्रीका का पठार जो है दक्षिण और पूर्व में ऊंचा है, वहीं पश्चिम और उत्तर में ये नीचा है। आगे बताया गया है कि विषुवत वृत्त के निकट पठार के पूर्वी भाग में कुछ ज्वालामुखी पर्वतों के शिखर हैं। देखिए, ये रहा आपका विषुवत वृत्त, इक्वेटर लाइन ये जा रही है, तो इसके निकट पूर्वी भाग में खास करके इस साइड में कुछ पर्वत शिखर हैं, कुछ ज्वालामुखी पर्वत शिखर हैं। अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर जो है तंजानिया में स्थित किलिमंजारो पर्वत है, जो कि पूर्वी उच्च भूमि प्रदेश में स्थित है। देखिए, ये रहा तंजानिया, तो तंजानिया में ही अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है किलिमंजारो, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 5895 मीटर है और यह वर्ष भर हिम से ढका रहता है। देखिए, एक फैक्ट की बात यह है कि अफ्रीका वैसे तो सबसे गर्म महाद्वीप है, अफ्रीका में केवल किलिमंजारो पर्वतीय एक ऐसा स्थान है जो वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। बाद बाकी स्थानों पर कहीं भी बर्फ वगैरह देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ बताया गया है कि माउंट कैमरून जो है अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, जो कि कैमरून के तटीय क्षेत्र में स्थित है। देखिए, ये रहा आपका कैमरून,
तो कैमरून में जो है माउंट कैमरून स्थित है, जो कि अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। तो मैं दोनों को जूम करके दिखा देता हूं, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये देख पा रहे हैं, इस साइड में आपका तंजानिया पड़ रहा है, ठीक है, और इधर आप देख पा रहे हैं ये पड़ रहा है आपका कैमरून। तो यहां तक चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। इसके अलावा अफ्रीका में दो छोटी पर्वत श्रेणियां भी हैं। इसके उत्तर पश्चिमी भाग में एटलस पर्वत फैले हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। गिब्राल्टर जलसंधि के निकट एटलस पर्वत मौजूद है। तो एटलस पर्वत मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया तक फैला हुआ है। इसकी दूसरी पर्वत श्रेणी जो है इस महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट के साथ साथ है, खास करके दक्षिण अफ्रीका में पड़ती है, जिसे ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहते हैं। तो यहाँ पर दो पर्वत श्रेणियां हैं, एक तो इसके उत्तर पश्चिमी भाग में एटलस पर्वत और दूसरा इसके दक्षिण पूर्वी तट के साथ साथ ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। तो यहाँ पर दो पर्वत श्रेणियां हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि अफ्रीका का एक विशेष भौतिक लक्षण यहाँ की महान भूभ्रंश घाटी है। तो भूभ्रंश घाटियां कैसे बनती हैं इसके बारे में बताया मैंने। भूभ्रंश घाटियां धरातल में दरार या भ्रंश पड़ने से बनी लंबी और गहरी घाटियां होती हैं, जिनके दोनों किनारे दीवार की तरह खड़े ढाल वाले होते हैं। तो यहाँ पर भूभ्रंश घाटियों की एक लंबी श्रृंखला यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भूभ्रंश घाटी है कहाँ से कहाँ तक जाती है। यह मलावी झील यानी न्यासा झील के दक्षिण से उत्तर में लाल सागर, स्वेज की खाड़ी और अकाबा की खाड़ी से होते हुए मृत सागर तक चली गई है, इसलिए इसे महान भूभ्रंश घाटी कहते हैं। देखिए यहाँ पर मलावी में, यहाँ पे मलावी झील है, मलावी झील को न्यासा झील भी कहते हैं। तो यहाँ के दक्षिण से यानी इस साइड से लेकर उत्तर में ऐसे चली गई है, ये श्रृंखला ऐसे चली गई है, यहाँ तक चली गई है, ठीक है, मृत सागर तक चली गई है। यानी उत्तर में लाल सागर, स्वेज की खाड़ी और अकाबा की खाड़ी आगे तक यानी अरब प्रायद्वीप तक पूरा होते हुए डेढ़ सागर यानी मृत सागर जो है वहां तक चली गई है, इसलिए इसको महान भूभ्रंश घाटी भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको लाइन ड्रॉ करके इंगित किया है कि कहां से कहां तक गई है ये, तो आप समझ पा रहे होंगे। एक बार फिर से दिखा देता हूं। मलावी झील या न्यासा झील आपकी कहां पड़ती है, ये मलावी देश का नाम है। तो जो न्यासा या मलावी झील है ये 3 देशों की सीमा पर पड़ती है, एक तो मलावी है, दूसरा मोजाम्बिक है, तीसरा तंजानिया है। इन 3 देशों की सीमा पर ये झील पड़ती है, मैंने आपको अलग से मैप में दिखा दिया है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर अफ्रीका की झीलों की और नदियों की, कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं और कौन कौन सी यहाँ पर नदियां हैं। तो सबसे पहले बात होती है विक्टोरिया झील की। देखिए जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपकी है विक्टोरिया लेक, लेक विक्टोरिया इसको बोलते हैं। तो विक्टोरिया झील जो है 3 देशों की सीमा पर पड़ती है, केन्या, युगांडा, तंजानिया। यानी विक्टोरिया लेक जो है 3 देशों की सीमा पर है, केन्या, युगांडा और तंजानिया। और विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि सुपीरियर झील के बाद विश्व की सेकंड सबसे बड़ी झील मीठे पानी की विक्टोरिया झील ही है। यानी विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, उसके बाद सेकंड नंबर पर विक्टोरिया झील का नाम आता है। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर उत्तर की ओर बहती है। यानी इसी झील से निकलकर नील नदी निकलती है और उत्तर की ओर बहती हुई भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। आगे बताया गया है नील नदी के बारे में। नील नदी सहारा रेगिस्तान से बहुत लंबी यात्रा करती हुई यह भूमध्य सागर में गिर जाती है। यहाँ की दूसरी मुख्य नदी जो है जायरे है, जो मध्य अफ्रीका में बहती है और इसके अंतिम भाग में इसको कांगो नाम से भी जाना जाता है। और यह नदी जो है अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। देखिए ये आपकी रही कांगो या जायरे रिवर, जो कि आप देख पा रहे हैं, ये आपकी कांगो रिवर है, जो कि अफ्रीका के मध्य अफ्रीका में बहती है। और स्टार्टिंग में इसको जायरे रिवर कहते हैं, लेकिन अंतिम भाग में ये कांगो नाम से जानी जाती है। और यह नदी जो है अटलांटिक महासागर, इस साइड में अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन में मिल जाती है। देखिए जायरे या कांगो नदी की विशेषता ये है कि ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो रिवर जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की नदियों में सबसे अधिक जल यही नदी बहाकर ले जाती है। ये सबसे ज्यादा जल जो है जायरे या कांगो नदी में ही जाता है। तो ये बात भी यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा पश्चिमी भाग में नाइजर तथा दक्षिणी भाग में जेम्बेजी और ऑरेंज अफ्रीका की अन्य प्रमुख नदियां हैं। देखिए पश्चिमी भाग में आप देख पा रहे होंगे ये आपकी नाइजर रिवर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पश्चिमी भाग में नाइजर है। दक्षिणी भाग में जेम्बेजी रिवर है, यानी ये रिवर आप देख पा रहे हैं ये जेम्बेजी रिवर है, ठीक है। ऑरेंज है, ये आपकी ऑरेंज नदी है, खास करके दक्षिण अफ्रीका में पड़ रही है। और एक यहाँ पर लिम्पोपो नदी भी है, लिम्पोपो रिवर, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, मैप में दिखाया। देखिए लिम्पोपो रिवर जो है अफ्रीका महाद्वीप में मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये 2 फैक्ट मैंने आपको अलग से बताए हैं, एक तो कांगो रिवर के बारे में बताया है और यहाँ पर लिम्पोपो के बारे में बताया। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है।
आगे यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताई गई हैं कि नील और जायरे यानी कांगो नदी को छोड़कर अफ्रीका की दूसरी नदियाँ नाव या स्टीमर चलाने के योग्य नहीं है। क्यों नहीं है, उसका कारण भी बताया गया है। इसका कारण ये है कि ये जो नदियाँ हैं ऊंचे पठारी भागों से नीचे तटीय भागों की ओर उतरती हैं और उतरते समय जलप्रपात बनाती हैं। इसलिए अफ्रीका की अधिकांश नदियाँ स्टीमर या नाव चलाने के योग्य नहीं हैं। केवल 2 नदियाँ ऐसी हैं जहाँ पर नाव या स्टीमर चलाए जा सकते हैं, उसमें एक नील नदी है और दूसरी जायरे नदी है। यहाँ पर बताया गया है कि ज़ैम्बेज़ी नदी का विक्टोरिया जलप्रपात उत्तरी अमेरिका के प्रसिद्ध न्यागरा जलप्रपात से भी ऊंचा और चौड़ा है। देखिए ये आपकी ज़ैम्बेज़ी नदी रही, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इमेज में। तो ज़ैम्बेज़ी नदी पर विक्टोरिया वाटरफॉल है जो कि न्यागरा वाटरफॉल से भी ऊंचा और चौड़ा है। विक्टोरिया वाटरफॉल को स्थानीय भाषा में यहाँ पर इसका जो मूल नाम रखा गया था उसका अर्थ था धुआं जो गरजता है। एक बार मैं यहाँ पर आपको विक्टोरिया वाटरफॉल की इमेज दिखा दे रहा हूँ कि कैसा दिखता है। देखिए ये आपकी विक्टोरिया वाटरफॉल की इमेज है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि लिविंगस्टोन ने अफ्रीका में यात्रा के दौरान इस प्रपात को पहली बार 1855 में देखा था और उन्होंने इसका नामकरण जो है महारानी विक्टोरिया के नाम पर किया। तभी से इसे विक्टोरिया वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है तो आप बता देंगे ये ज़ैम्बेज़ी नदी पर स्थित है। अब बात करते हैं अफ्रीका के मरुस्थलों की। तो देखिए अफ्रीका का लगभग 1/3 भाग मरुस्थल है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, मैप में देख पा रहे हैं, तो उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल फैला हुआ है जो कि उत्तरी अफ्रीका के लगभग अधिकांश भाग में है। दक्षिणी अफ्रीका में कालाहारी जो है दूसरा प्रमुख मरुस्थल है। तो दक्षिणी अफ्रीका में आप देख पा रहे हैं दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल पड़ता है। तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप में 2 मरुस्थल हैं, एक तो सहारा मरुस्थल और दूसरा कालाहारी मरुस्थल। अब यहाँ पर अफ्रीका की जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की बात की गई है। तो अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार जो है 37 डिग्री 14 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 34 डिग्री 50 मिनट दक्षिणी अक्षांशों के बीच में है। यानी इसका विस्तार 37 डिग्री 14 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 34 डिग्री 50 मिनट दक्षिणी अक्षांशों के बीच अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार है। इसलिए अफ्रीका का अधिकांश भाग जो है उष्णकटिबंध में फैला हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप में पूरे साल बहुत ऊंचा टेम्परेचर रहता है। संसार में दूसरा सबसे ऊंचा तापमान 58 डिग्री सेल्सियस लीबिया के अल अजीजिया नामक स्थान पर दर्ज किया गया है। देखिए आपने जो नोट्स बनाए हैं उन्हें अपडेट कर लीजिए। संसार में दूसरा सबसे ऊंचा तापमान कहाँ पर दर्ज किया गया है? लीबिया के अल अजीजिया नामक स्थान पर दर्ज किया गया है। पहला सबसे ऊंचा तापमान जो है अमेरिका की डेथ वैली में दर्ज किया गया है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जो नोट्स बनाए हैं वहाँ पर मैंने लिखवाया था कि संसार का सबसे ऊंचा तापमान अल अजीजिया में दर्ज किया गया था। अब ऐसा नहीं है, संसार में सबसे ऊंचा तापमान अमेरिका की डेथ वैली में दर्ज किया गया। तो सेकंड नंबर पर यहाँ का तापमान आ जाता है। केवल ऊंचे पठारों और पर्वतीय भागों में साधारण तापमान रहता है। हालांकि पठारों में भी दिन के समय तापमान ऊंचा रहता है, किंतु वहां पर रातें ठंडी होती हैं। अफ्रीका में वर्षा के वितरण की बात करें तो अफ्रीका में वर्षा के वितरण में भी काफी भिन्नता दिखाई पड़ती है। यहाँ की जलवायु में आपको कई भिन्न भिन्न क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विषुवतीय जलवायु की। विषुवतीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो देखिए विषुवतीय जलवायु जो है इक्वेटर लाइन के आसपास विषुवत वृत्त के आसपास पाई जाती है। विषुवत वृत्त के निकट दोनों ओर फैले क्षेत्रों में उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं विषुवत वृत्त के निकट वाले क्षेत्रों में प्राय प्रतिदिन वर्षा होती है और वर्ष भर केवल उष्ण और आर्द्र ग्रीष्म ऋतु रहती है। इसलिए इस क्षेत्र को विषुवतीय जलवायु प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बहुत ज़्यादा वर्षा भी होती है। तो अत्यधिक गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र का अधिकतर भाग जो है घने वनों से ढका हुआ है और इन वनों को उष्णकटिबंधीय या विषुवतीय वर्षा वन कहते हैं। यहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या भी अच्छी खासी है और यहाँ पर जीव जंतुओं की संख्या भी यहाँ पर अच्छी खासी पाई जाती है। तो एक तो यहाँ पर विषुवतीय जलवायु प्रदेश है। दूसरी जलवायु आ जाती है सवाना जलवायु। तो सवाना जलवायु कहाँ पाई जाती है? ये वर्षा वनों के उत्तर और दक्षिण में, यानी विषुवतीय जलवायु प्रदेश के उत्तर दक्षिण में ये आपका विषुवतीय जलवायु प्रदेश है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गहरा नीला, तो गहरे नीली प्रदेश के थोड़े ऊपर इस साइड में ये वाला क्षेत्र और दक्षिण में इस साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर समान जलवायु पाई जाती है। तो वर्षा वनों के उत्तर दक्षिण ऐसे प्रदेश हैं जहाँ ग्रीष्म ऋतु कॉन्स्ट यानी हल्की शुष्क और गर्म होती है और शीत ऋतु में ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। इन प्रदेशों में अधिकतर वर्षा जो है गर्मी के सीजन में होती है, यानी ग्रीष्म ऋतु में होती है। यहाँ शुष्क मौसम जो है अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, यानी यहाँ पर शुष्क ऋतु जो है अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ वर्षा का कुल औसत उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से काफ़ी कम रहता है, यानी यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है यानी विषुवतीय प्रदेशों में जो वर्षा होती है उसकी तुलना में यहाँ पर कम वर्षा होती है।
इस जलवायु को सवाना या सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं। सवाना जलवायु को सवाना जलवायु या सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का एक बहुत बड़ा भाग जो है इस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। और सवाना जलवायु में वनस्पति के नाम पर ज़्यादातर घास ही उगती है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर सघन वन नहीं मिलेंगे, बल्कि यहाँ पर विरल वृक्ष मिलते हैं, जहाँ तहाँ वृक्ष मिलते हैं, और अधिकांश मैदान में यहाँ पर घास देखने को मिलती है। तो यह प्रदेश जो है घास खाने वाले विभिन्न प्रकार के पशुओं का घर है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर चरने वाले पशुओं की संख्या ज़्यादा है। इसके बाद तीसरे प्रकार की जलवायु यहाँ पर आती है मरुस्थलीय जलवायु। तो सवाना के उत्तर और दक्षिण, यानी ये सवाना रीजन है, इस साइड में ये सवाना रीजन है, तो इसके उत्तर में सहारा मरुस्थल और नीचे में कालाहारी मरुस्थल। तो सवाना के उत्तर और दक्षिण दोनों ही ओर विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं। उत्तरी मरुस्थल का नाम आपको पता ही है, सहारा नाम है, और दक्षिणी मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल है। यहाँ की जलवायु बहुत ही गर्म और शुष्क है। यहाँ वर्षा जो है नाम मात्र की ही होती है। इन मरुस्थलों में प्राकृतिक वनस्पति के नाम पर केवल कटीली झाड़ियां ही मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु का मतलब है जो भूमध्य सागर के आसपास होती है, तो उस प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर हल्का सा बैगनी स्थान देख पा रहे हैं, ये जो स्थान आप मैप में देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इसके आसपास, तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु है। और थोड़ी सी जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु जो है दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी तट में भी पाई जाती है। तो अफ्रीका के उत्तरी और दक्षिणी तटीय प्रदेशों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। देखिए, भूमध्य सागरीय जलवायु की खास विशेषता ये होती है कि यहाँ पर वर्षा जो है शीत ऋतु में होती है, सर्दी के सीजन में होती है, और ग्रीष्म ऋतु जो है शुष्क रहती है। ये भूमध्य सागरीय जलवायु की खास विशेषता है। आपको याद रखनी है कि भूमध्य सागरीय जलवायु में जो बारिश होती है वो सर्दी के सीजन में होती है और गर्मियों का सीजन शुष्क होता है। इन प्रदेशों में शीत ऋतु ना ज़्यादा ठंडी होती है और ना ही ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। तो अफ्रीका के दक्षिणी और पूर्वी उच्च भूमि प्रदेशों की जलवायु शीतल है। इसके अलावा यहाँ बताया गया है कि ये तो भूमध्य सागरीय जलवायु की बात हो गई। इसके अलावा अफ्रीका का जो दक्षिणी प्रदेश है और पूर्वी उच्च भूमियाँ हैं, दक्षिण का मतलब ये वाला क्षेत्र और पूर्वी उच्च भूमियाँ ये वाला क्षेत्र, यहाँ की जलवायु बहुत ज़्यादा कठोर नहीं है, बल्कि शीतल टाइप की जलवायु है। ये बात भी यहाँ पे बोली गई है। अब अफ्रीका के प्राकृतिक साधन और उनका उपयोग यहाँ पर कैसे हुआ है उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मिट्टी की बात करते हैं। देखिए, मिट्टी एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को उगने और बढ़ने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मिट्टी को बनने में, यानी उपजाऊ मिट्टी को बनने में, उपजाऊ मिट्टी की 1 सेंटीमीटर की परत को बनने में हजारों सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो मिट्टी, किसी प्रदेश में अगर मिट्टी अच्छी होगी तो वहाँ पर पैदावार भी अच्छी होगी और वहाँ के लोग संपन्न भी होंगे। तो मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका के विशाल महाद्वीप की केवल 10% भूमि ही कृषि के योग्य है। इनमें पूर्वी अफ्रीका की ज्वालामुखी के लावे से बनी मिट्टी, नील घाटी की कांप या जलोढ़ मिट्टी और सवाना घास के मैदानों की कुछ मिट्टियाँ यहाँ पर हैं जो कि बहुत उपजाऊ हैं। जैसे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि पूर्वी अफ्रीका में इस वाले रीजन में जो ज्वालामुखी के लावे से बनी मिट्टी है वो मिट्टी है। नील घाटी की कांप या जलोढ़ मिट्टी, यानी आपकी नील रिवर जा रही है ये वाली, इसके इर्द गिर्द जो कांप या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वो, और सवाना घास के मैदानों की कुछ मिट्टियाँ, यानी यहाँ पर सवाना घास के मैदान पड़ते हैं, यहाँ की कुछ मिट्टियाँ ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हैं। अन्य भागों में जलवायु और धरातल अच्छी मिट्टी के निर्माण के लिए अनुपयुक्त हैं। फिर भी मध्य अफ्रीका का एक विशाल भाग वनों से ढका हुआ है, क्योंकि मध्य अफ्रीका में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है और विषुवतीय जलवायु पाए जाने की वजह से यहाँ का अधिकांश भाग जो है विशाल वनों से ढका हुआ है। अब यहाँ पर सेकंड संसाधन है जल। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग सूखा से ग्रस्त है, लेकिन इसके शेष भागों में पर्याप्त वर्षा होती है और इन भागों में ऐसी बहुत सी नदियाँ हैं जो कि साल भर भारी मात्रा में वर्षा का जल बहाकर ले जाती हैं, और इस जल का उपयोग, अधिकांश जल का उपयोग जो है सिंचाई के काम में भी किया जाता है। हालांकि आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप में पठार बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो पठारों की वजह से अधिकांश नदियाँ इन पठारों को क्रॉस करती हैं। तो पठारों को क्रॉस करते समय ये नदियाँ क्या करती हैं, प्रपात बनाती हैं। इसी वजह से अफ्रीका की अधिकांश नदियाँ नाव या स्टीमर चलाने योग्य नहीं है। केवल 2 ऐसी नदियाँ हैं जिनमें नाव या स्टीमर चलाए जा सकते हैं। एक तो आपकी नील नदी है और दूसरी जायरे नदी है। इन 2 नदियों में ही नाव या स्टीमर चलाए जा सकते हैं। बाद बाकी अधिकांश नदियाँ जो है नौगम्य योग्य नहीं है। हालांकि जो नदियाँ प्रपात बनाती हैं, जलप्रपात बनाती हैं, तो ऐसी नदियाँ विद्युत के उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं, यानी ये विद्युत के उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं प्रस्तुत करती हैं। फिर भी यहाँ पर उतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पर गरीबी, आर्थिक पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर 2 नदियों की बात की गई है। एक तो जेम्बेजी नदी की बात की गई है। तो जेम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध से
अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है। देखिए ये रही आपकी जेम्बेली नदी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जेम्बेली नदी है। तो जेम्बेली नदी पर करीबा बांध बनाया गया है और करीबा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है। इसके अलावा मिस्र देश में, मिस्र का मतलब इजिप्ट में, ये आपका इजिप्ट रहा, ठीक है। तो इजिप्ट में नील नदी पर निर्मित असवान बांध अफ्रीका का एक अन्य बड़ा बांध है। देखिए इन दोनों बांधों के बारे में पूछ लिया जाता है। करीबा बांध कहाँ पे पड़ता है? करीबा बांध जो है जेम्बेली नदी पर है और असवान बांध जो है नील नदी पर है। खनिज की बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से खनिज यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो अफ्रीका जो है अनेक बहुमूल्य खनिजों में बहुत संपन्न है। तो अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका सोने और प्लेटिनम का महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग, किम्बरले, केपटाउन क्षेत्र और कोंगो का कटंगा पठार प्रमुख हीरा उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा अफ्रीका में कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम, टिन, बॉक्साइट, यूरेनियम और तांबे के विशाल भंडार पाए जाते हैं। हालांकि यहाँ पर इस महाद्वीप में लौह अयस्क और कोयला कम मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अफ्रीका महाद्वीप में लौह अयस्क और कोयला जो है कम मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा कोबाल्ट और मैग्नीज खनिज जो हैं अफ्रीका के दक्षिणी भाग में ये पाए जाते हैं। देखिए कोबाल्ट और मैग्नीज खनिज का उपयोग जो है इस्पात बनाने में किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर गुलामी का एक लंबा इतिहास रहा है। यहाँ पर भी यूरोपीय ताकतों ने अपने यहाँ पर औपनिवेश स्थापित किए थे। तो उन औपनिवेश जब स्थापित किए गए थे उस समय में यहाँ के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया गया, लापरवाही से दोहन किया गया। तो इस वजह से बहुत सारे खनिज जो हैं अब खत्म हो चुके हैं, बहुत सारे खनिजों की यहाँ पर कमी हो चुकी है। तो कुछ समय पहले तक यूरोप के देशों ने अफ्रीका की खनिज संपदा का बड़ी लापरवाही से उपयोग किया। परिणाम स्वरूप तांबे की अनेक बड़ी बड़ी खानें अब यहाँ पर पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं, ये बताया गया है। इसके अलावा विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम दक्षिण अफ्रीका में निकाला जाता है और क्रोमियम एक ऐसी धातु है जिस पर जंग नहीं लगती है। जायरे और दक्षिण अफ्रीका तांबे, बॉक्साइट और यूरेनियम के मुख्य उत्पादक देश हैं। अफ्रीका के कई भागों जैसे नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में खनिज तेल मिलता है। देखिए यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपकी अपडेट करा रहा हूँ। आपके नोट्स में मैंने वो चीज़ें लिखवाई थी, जैसे वहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर अफ्रीका हीरे के मामले में, हीरे के उत्पादन के मामले में, सोने के उत्पादन के मामले में नंबर 1 है। हालांकि उस समय नंबर 1 था लेकिन वर्तमान में नहीं है। तो विश्व में सोने के शीर्ष भंडारक और उत्पादक देश कौन कौन से हैं? तो शीर्ष भंडारक देशों में पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है, दूसरे नंबर पर रूस का स्थान आता है। वहीं उत्पादक देशों में पहले नंबर पर चीन आता है और सेकंड नंबर पर रूस आता है। विश्व में हीरे के शीर्ष भंडारक और उत्पादक कौन कौन से हैं? तो भंडारक देशों में पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है और सेकंड नंबर पर कोंगो गणराज्य आता है। वहीं उत्पादक देशों में पहले नंबर पर रूस आता है और दूसरे नंबर पर बोत्सवाना आता है। देखिए मैं अपडेट करा रहा हूँ और आप अपने नोट्स को भी अपडेट कर लेना। वर्तमान के जो फैक्ट है उनके अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे अपडेट कराया है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटिनम उत्पादक और भंडारक देश है। तो जहाँ पर जो आपको फैक्ट लग रहा है कि जो फैक्ट यहाँ पर सबने अपडेट कराया है और हमारे नोट्स में वो अपडेट नहीं है, तो आप उसे काट कर अपडेट कर लीजिए। अब है वन संसाधन। देखिए अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में वनों और उनमें पाए जाने वाले वृक्षों का बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। जैसा कि आप लोग जानते हैं वनों से मिलने वाली लकड़ी का उपयोग इमारती कामों में या फिर अन्य प्रकार की वस्तुएं बनाने के काम में किया जाता है। अभी हमने देखा था कि अफ्रीका के बीचों बीच से यहाँ से इक्वेटर लाइन जाती है और इक्वेटर लाइन के आसपास की जलवायु जो है विषुवतीय जलवायु है। विषुवतीय जलवायु होने की वजह से यहाँ पर विषुवतीय वन पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर काफ़ी सघन वन पाए जाते हैं। तो मध्य अफ्रीका का विस्तृत भूभाग घने वनों से ढका हुआ है। इन वनों में महोगनी, आबनूस और शाल्मली यानी कैपॉक जैसे अनेक प्रकार के मूल्यवान वृक्ष मिलते हैं। इन वनों में रबड़ के वृक्ष जो हैं जंगली रूप से उगते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं रबड़ का मूल स्थान जो है दक्षिण अफ्रीका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन वनों में रबड़ के वृक्ष जंगली रूप से उगते हैं। इन वृक्षों से प्राप्त रबड़ का अफ्रीका से भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है। इसके अलावा अफ्रीका में 3 प्रकार के ताड़ वृक्ष मिलते हैं। 3 प्रकार के ताड़ वृक्ष कौन कौन से हैं? नारियल, तेल ताड़ और खजूर। ये 3 प्रकार के ताड़ वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नारियल के वृक्ष जो हैं विषुववृत्त के निकटस्थ द्वीपों जैसे जंजीबार और पेम्बा में तथा तंजानिया के समुद्री तटीय भागों में मिलते हैं। देखिए यहाँ पर तंजानिया देश आप देख पा रहे हैं, तो तंजानिया के पूर्व में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो इंडियन ओशियन हिंद महासागर है, यहाँ पर इसके 2 द्वीप पड़ते हैं, जंजीबार और पेम्बा। अभी मैं आगे इमेज में दिखाऊंगा।
तो यहाँ पर नारियल के वृक्ष बड़ी मात्रा में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वहीं पश्चिमी अफ्रीका का मतलब ये वाला रीजन, पश्चिमी अफ्रीका में तेल ताड़ अधिक मिलता है, जिसमें नाइजीरिया के बारे में बताया गया है कि नाइजीरिया बहुत बड़ी मात्रा में इस तेल का निर्यात करता है। देखिए ये रहा नाइजीरिया, मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ जाएं। ये आपका नाइजीरिया रहा। तो नाइजीरिया में बड़ी मात्रा में यहाँ पर तेल ताड़ के वृक्ष मिलते हैं। खजूरों की बात करें, खजूर मरुद्यानों की बात करें, तो खजूर मरुद्यानों और शुष्क भागों में पैदा होता है। खास करके जो आपका मिस्र वाला रीजन है, सूडान वाला रीजन है, यहाँ पर खजूर की खेती की जाती है। तो मिस्र से भारी मात्रा में खजूर का निर्यात किया जाता है। कैको, देखिए कैको के वृक्षों से कोको प्राप्त होता है। कोको जो है कॉफी के समान एक पेय पदार्थ है। जैसी आपकी कॉफी पेय पदार्थ है, उसी तरह से जो कोको है वो भी एक पेय पदार्थ है, यानी कोको भी एक लोकप्रिय पेय पदार्थ है। कोको से चॉकलेट भी बनती है। तो जो कैको है, कैको के वृक्ष जो है विषुवतीय निम्न भूमि प्रदेश में बहुत उगते हैं, यानी विषुवत है उसके आसपास वाले क्षेत्रों में ये उगते हैं। पश्चिमी अफ्रीका के देश जैसे नाइजीरिया और घाना कोको का काफ़ी बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं, यानी नाइजीरिया हुआ, घाना हुआ, ये कोको का बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा जो कैको के वृक्ष हैं, कैको के वृक्षों के अलावा यहाँ पे कोला के वृक्ष भी मिलते हैं, यानी कोला वृक्ष के फल से कई प्रकार के कोला पे तैयार किए जाते हैं और कोला के फलों से च्युइंगम भी बनता है। जो च्युइंगम जो आप लोग चबाते हैं वो च्युइंगम भी कोला के वृक्षों से तैयार किया जाता है। देखिए दो वृक्ष हैं यहाँ पर, एक तो कैको का वृक्ष है और दूसरा कोला का वृक्ष है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक नहीं है, अलग अलग हैं। कैको का वृक्ष अलग है और कोला वाला वृक्ष अलग है। तो यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में कैको के वृक्ष भी पाए जाते हैं और कोला के वृक्ष भी पाए जाते हैं। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में केला, अनानास, पपीता, कटहल और आम के वृक्ष भी खूब होते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के नींबू जाति के वृक्ष उगाए जाते हैं। इसमें कई तरह के नींबू और संतरे मुख्य हैं। भूमध्यसागरीय जलवायु जो है, भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश हैं, उनमें जैतून, सेब, नाशपाती और अंगूर पैदा होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अफ्रीका में भूमध्यसागरीय जलवायु जो है इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में पाई जाती है। तो इन भागों में यहाँ पर जैतून, सेब, नाशपाती और अंगूर का बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है ये वाला, इस भाग में काजू की खेती होती है। यहाँ पर मैंने जंजीबार और पेम्बा द्वीप जो है ये आपको इमेज में दिखाए हुए हैं। ये तंजानिया के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और दोनों जो है हिंद महासागर में पड़ते हैं। तो जंजीबार और पेम्बा द्वीप संसार में सबसे अधिक लौंग का उत्पादन करते हैं और यहाँ से इसका निर्यात भी सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो जंजीबार और पेम्बा आइलैंड को कई बार जो है लौंग द्वीप भी कहा जाता है। अब अफ्रीका के जीव जंतुओं की बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में इक्वेटर लाइन या विषुववृत्त यहाँ से जाता है। तो विषुववृत्त के आसपास विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। विषुवतीय जलवायु प्रदेश में अच्छी खासी वर्षा होती है, इसी वजह से यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं। तो विषुवतीय वन एवं दलदली वन प्रदेश में हाथी, जंगली भैंसे, सांप, अजगर, बंदर, दरियाई घोड़ा, हिप्पोपोटेमस और गेंडा आदि प्रमुख जीव जंतु पाए जाते हैं। बिरल वृक्षों और वाले वनों और घास के मैदानों में, खास करके सवाना तुल्य जो जलवायु वाले प्रदेश हैं, उनमें हिरण, बारहसिंगा, जेबरा और जिराफ देखने को मिलते हैं। शेर और चीता जैसे कुछ पशु घास खाने वाले पशुओं का शिकार करते हैं, यानी यहाँ पर शेर और चीता पाए जाते हैं जो कि घास खाने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर बाघ नहीं पाए जाते हैं। शायद मैंने नोट्स जब बनवाए हैं तो वहाँ पे गलती से बाघ लिखवा दिया है। बाघ जो है अफ्रीका महाद्वीप में नहीं पाया जाता है। बाघ जो है एशिया महाद्वीप में पाया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप में नहीं पाया जाता है। यहाँ पर शेर पाया जाता है और चीता पाया जाता है। मरुस्थलों में ऊंट पाए जाते हैं। बड़े आकार का और तेज दौड़ने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग कालाहारी मरुस्थल में रहता है। देखिए कालाहारी मरुस्थल की एक विशेषता ये है कि यहाँ पर शुतुरमुर्ग पाया जाता है और ये कई बार पूछा जाता है कालाहारी मरुस्थल में कौन सा जानवर या कौन सा जीव पाया जाता है। तो कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग रहता है। सवाना प्रदेश की जो उच्च भूमियां हैं, इन पर पशुपालन बहुत महत्वपूर्ण है। सवाना प्रदेश की ये उच्च भूमियां अफ्रीका के पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी भागों में फैली हुई हैं। यहाँ पर चलवासी जातियां पशुओं के बड़े बड़े झुंड पालती हैं और यहाँ पर वो दुग्ध का उत्पादन या मांस का उत्पादन करती हैं। अब अफ्रीका की फसलों की बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो देखिए अफ्रीका की अधिकतर खाद्य फसलें कंदमूल हैं। इनमें रतालू और कैसाबा यहाँ की मुख्य खाद्य फसलें हैं। यहाँ पर मक्का के अलावा दूसरे अनाजों का यहाँ ज़्यादा महत्व नहीं है।
गेहूं, चावल और ज्वार भी यहाँ पर थोड़ी मात्रा में पैदा की जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ की जो मुख्य खाद्य फसलें हैं वो कंदमूल हैं, जिनमें रतालू और कैसावा शामिल है। हालांकि यहाँ पर अल्प मात्रा में गेहूं, चावल और ज्वार भी पैदा किया जाता है। वहीं नकदी फसलों की बात करें तो नकदी फसलों में ताड़ का तेल, मूंगफली, कोको, कहवा, कपास और सिसल महत्वपूर्ण हैं। ताड़ का तेल और मूंगफली मुख्य रूप से पश्चिमी अफ्रीका में पैदा किए जाते हैं। यानी इस रीजन में ताड़ का तेल और मूंगफली मुख्य रूप से पश्चिमी अफ्रीका में पैदा किए जाते हैं। संसार में कोको और कहवा के कुल व्यापार का क्रम से लगभग 60% और 12% भाग अफ्रीका से आता है। यानी कि संसार में जितना भी कोको का उत्पादन होता है उसका लगभग 60% भाग अफ्रीका से आता है, और कहवा का जो उत्पादन होता है उसका लगभग 12% भाग अफ्रीका से आता है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। कपास की पैदावार की बात करें तो कपास की पैदावार नील नदी की घाटी में हजारों सालों से हो रही है। नील नदी की घाटी में कपास की पैदावार जो है हजारों सालों से हो रही है। खास करके जो आपका इजिप्ट वाला रीजन है इसमें कपास अधिक मात्रा में उपजाई जाती है। सिसल जो है एक वानस्पतिक रेशा है और सिसल से बोरियां और रस्सियां वगैरह बनाई जाती हैं। तो अफ्रीका में जो तंजानिया है, तंजानिया सिसल के उत्पादन में आगे है। यानी अफ्रीकी देशों में तंजानिया में सिसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। तंजानिया के जंजीबार और पेम्बा द्वीप पर लौंग और इलायची का बृहद स्तर पर उत्पादन किया जाता है। इसलिए पेम्बा और जंजीबार को लौंग द्वीप या लौंग आइलैंड भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखाया था कि कहाँ पे पड़ते हैं, ये पड़ते हैं आपके हिंद महासागर में, ये पड़ते हैं साइड में पड़ते हैं। अब पॉपुलेशन की बात करें, देखिए अफ्रीका में जो लोग यहाँ पर रहने वाले हैं इनमें काफ़ी विविधता है। यहाँ की लगभग 3/4 से अधिक जनसंख्या जो है अश्वेत है, काले लोग हैं। इसी वजह से अफ्रीका को अश्वेतों का महाद्वीप भी कहा जाता है। शेष संसार के अन्य भागों से जैसे यूरोप से और एशिया से भी लोग यहाँ पर आके बस गए हैं, तो इस वजह से यहाँ की जनसंख्या में विविधता देखने को मिलती है। हालांकि अश्वेत लोगों की संख्या फिर भी यहाँ पर ज़्यादा है। यूरोप के प्रवासियों ने अपनी सबसे पहली यहाँ पर बस्ती दक्षिण अफ्रीका में 1652 में बसाई थी। दक्षिण अफ्रीका में अधिक यूरोपीय लोग रहते हैं। यानी अफ्रीकी देशों में खास करके जो दक्षिण अफ्रीका देश है वहाँ पर अधिक मात्रा में यूरोपीय लोग रहते हैं। हमारे देश की भांति यहाँ पर भी कई भाषाएं बोली जाती हैं, कई 100 भाषाएं बोली जाती हैं। स्वाहिली भाषा को बोलने वाले और समझने वाले लोग यहाँ पर अधिक मात्रा में हैं। यानी यहाँ पर जो स्वाहिली भाषा है इसको बोलने वाले लोग यहाँ पर अधिक मात्रा में हैं। ये बात यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा अफ्रीका में अनेक धर्मों के मानने वाले लोग हैं। इनमें मुसलमान, ईसाई और सर्वात्मवादी हैं। सर्वात्मवाद क्या है? सर्वात्मवाद कई जनजातियों का धर्म है और ये जो धर्म जो है प्रकृति प्रेम और आदर पर आधारित है, इसलिए इसे सर्वात्मवाद कहा जाता है। अफ्रीका की आबादी के बारे में मैंने यहाँ पर आपको एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं दिया है। आपको मैंने 2019 तक यहाँ की कितनी आबादी दी उसका आंकड़ा दिया है। बाद में आप यहाँ के फैक्ट को अपडेट कर लेना। 2019 तक अफ्रीका की आबादी लगभग 130 करोड़ थी। अफ्रीका की जनसंख्या का वास्तविक वितरण बहुत ही असमान है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ का अधिकांश भाग जो है मरुस्थलीय भाग है, तो यहाँ पर जनसंख्या कहीं कहीं पर ज़्यादा है, कहीं कहीं पर कम फैली हुई है। तो अफ्रीका की जनसंख्या का जो वास्तविक वितरण है बहुत ही ज़्यादा असमान देखने को मिलता है। 2019 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ के क्षेत्रफल में प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में 45 व्यक्ति निवास करते थे। ये बात यहाँ पे बताई गई है। यातायात की बात करें तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप जो है बहुत पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है। कुछ देश यहाँ पर ऐसे हैं जो कि अच्छा खासा विकास कर पाए हैं। खास करके दक्षिण अफ्रीका जैसे कुछ देश ऐसे हैं जिनमें विकास अच्छा खासा हो पाया है, वरना अधिकांश देश जो है यहाँ पर आज भी गरीबी, भुखमरी और हिंसा से ग्रस्त हैं। अफ्रीका में यातायात के पर्याप्त साधन नहीं है। विस्तृत मरुस्थल और घने वन सड़कों और रेल मार्गों के विकास में बाधक हैं। नदियाँ केवल स्थानीय यातायात के लिए उपयोगी हैं, उनके मार्गों में जलप्रपात हैं, इसलिए लंबी दूरी के यातायात के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर लंबी सड़कों और रेल मार्गों का विकास नहीं हो पाया है। हालांकि फिर भी यहाँ पर जो हवाई परिवहन है उसका विकास हो रहा है, लेकिन हवाई परिवहन चूंकि बहुत ज़्यादा महंगा है, तो इसलिए जो संपन्न यहाँ पर देश हैं उन्हीं देशों में हवाई परिवहन को बढ़ावा मिला है, सभी देशों में नहीं। तो आपने यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पूरी चीज़ें समझ ली हैं, जान ली हैं, और बहुत सारे फैक्ट आपने देखे होंगे, अपडेट भी हो गए हैं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद ये करूँगा कि आपने जो नोट्स बनाए हैं पुराने वाले, उनमें भी आप नवीन फैक्टों को ऐड कर लेंगे और पुराने फैक्टों को काट देंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज की बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।